व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आराम और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और क्लिनिकल थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर की एक्सप्लेनेशन दे दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरी उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आप बस सर्च करेंगे एनसीईआरटी लर्नर्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 4.4 ट्रांसफर ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी, जो फ्राइंग पैन होता है वो गर्म हो जाता है जब वो फ्लेम में रखा होता है, मतलब चूल्हे के ऊपर रखा होता है। आपकी मदर जब आपका खाना बनाती हैं तो वो चूल्हे के ऊपर फ्राइंग पैन, तवा, ऐसी कई चीजें रखती हैं। अब जब चूल्हे की जो वो गैस जलाती है, गर्म जो गैस गर्म होती है, जब वो गैस जलाती है तभी तो फ्राइंग पैन गर्म होता है। सो इट इज बिकॉज द हीट passes from the फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा क्यों इसलिए होता है, जो आपका तवा जो है वो, इसलिए जो आपका फ्राई पैन है, फ्राइंग पैन, तवा, कुछ भी नहीं लीजिए आप, बर्तन नहीं लीजिए, डोंग, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं लीजिए, वो कब गर्म होता है जब हीट उस गैस से पास होगा, मतलब फ्लेम से पास होगा, चूल्हे से पास होकर यूटेंसिल तक जाती है, आपके बर्तन तक पहुंचती है। आपने तो गैस जलाई थी, गैस गर्म थी, लेकिन जब गैस आपके उस यूटेंसिल में बर्तन पर ट्रांसफर होगी, उसे हम कहते हैं, तब तब हमारी जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है, तब हमारा चूल्हा गर्म होता है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। लेकिन जब हम उसे फायर के ऊपर से हटा देते हैं, जब हम उसके ऊपर से हटा दिए चूल्हे को, गैस के ऊपर से, मतलब चूल्हे के ऊपर से हमने किसी बर्तन को हटा दिया, तो इसका मतलब अब वो गर्म नहीं हो रहा हो, अब वो फायर के ऊपर नहीं लगा, तब वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, Why does it cools down? अभी लेकिन वो ठंडा क्यों होता है? The heat is transferred from the pan to the surrounding। जब वो ठंडा हो रहा होता है, जब हमने उसे चूल्हे से हटा दिया, तो जो उसकी हीट होती है, जो उसके अंदर की गर्मी होती है, वो क्या होती है, वो आसपास की मतलब वो आसपास फैल जाती है। अभी तक तो आपका पैन था गर्म, लेकिन अब आपके पैन में जितनी भी गर्मी होगी वो और जगह ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब सराउंडिंग्स पर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, so you can understand that in both cases the heat flows from a hot object to the colder object। तब आप दोनों ही केसेस में समझ सकते हैं कि जो हीट होती है वो आपकी हॉटर ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ती है। आपने अभी यहाँ पे जब देखिए, आपका जब चूल्हा, जब आपका कोई फ्राइंग पैन, जब आपका फ्राइंग पैन गर्म हो रहा था तब भी आपका फ्राइंग पैन ठंडा था, अब फ्राइंग पैन गर्म हो रहा था, है ना। हीट आपकी फ्राइंग पैन ट्रांसफर करवा रहा था, मतलब फ्राइंग पैन में जा रही थी सारी। अब जब आप ने यहाँ पे देखा इस वाले केस में कि जब आपने उस फ्राइंग पैन को वहां से हटा दिया, अलग से साइड में करके रख दिया, तो अब आपको फ्राइंग पैन ठंडा हो रहा है, तो अभी आपको फ्राइंग पैन गर्म है, तब आपका जो फ्राइंग पैन गर्म है वो हीट छोड़ रहा है अपनी सराउंडिंग में इस तरीके से हीट छोड़ रहा है कि जो उसके आसपास चीजें हैं वो गर्म हो रही हैं और वो धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट In all cases, heat flows from hotter object to a colder object। लेकिन अभी आपको, अभी इसने कहा था आपसे कि आपने इन दोनों केसेस में नहीं देखा कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ओनली इन दोनों केस की बात नहीं है। हमारी हीट ट्रांसफर के जितने भी प्रोसेस होते हैं, मतलब जितने भी वो होते हैं, उस सब में ही सभी केसेस में हॉटर ऑब्जेक्ट ही कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है हमारी हीट। ठीक है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ ट्रांसफर होती है। हाउ डज द हीट फ्लो, कि हीट कैसे फ्लो करती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए पढ़ते हैं कि किस तरीके से हीट फ्लो करती है। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 4.6। अब एक्टिविटी 4.6 क्या कहती है? टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। अब आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम या आयरन की आपको एक बिल्कुल फ्लैट, देखिए आपको यहाँ पे दिखा भी रखी है, फ्लैट स्टिक ले लेनी है, ऐसी ये आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी स्टिक ले लेनी है।
फिक्स स्मॉल फ्यू वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। अब आपको कुछ कुछ वैक्स के पीस जो वैक्स नहीं आती आपकी कैंडल वाली, जो कैंडल्स में लगी रहती है, मोम जिसे हम कहते हैं, तो आपको उसके छोटे छोटे पीस लेने हैं, ठीक है, छोटे छोटे से पीस लेने हैं, फिर इसको फिक्स कर देना है, मतलब इस पर चिपका देने हैं, गर्म करके खुद ही चिपक जाते हैं, वो जैसे गर्म होते हैं तो उन्हें यहाँ पे चिपका देना है। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीसेस हैं ये जितना हो सके उतना इक्वल डिस्टेंस में हो। आप बिल्कुल एक्यूरेट से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं बना पाएंगे, लेकिन जितना हो सके इन्हें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगा देना। क्लैम्प द रॉड टू स्टैंड। अब आपको क्या करना है, अब आपको रोड जो है, आपकी जो रॉड है उसे इस तरीके से लगा देना है कि वो सीधी खड़ी हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। जिससे आप क्या करते हैं, आपको टू ब्रिक्स की नीड होगी, जिससे आप दो ब्रिक्स के बीच में ये रॉड अटका सकें, ठीक है, आपको दो ब्रिक्स लेंगे और उसके नीचे ये रॉड अटका देंगे। नाउ नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑन द। अब आपको क्या करना है, आपको जो इस रॉड का दूसरा वाला ये वाला एंड था उसके नीचे आपको एक कैंडल जला देनी है और आपको उसे गर्म करना है, और ऑब्जर्व करिए, ठीक है, अब क्या होगा। सो व्हाट हैपेंस टू द बैक स्पेसेस। अब उन बैक स्पेसेस के साथ क्या होगा, दीज स्पेसेस बिकम्स टू फॉल, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो पीसेस हैं ये धीरे धीरे करके गिरने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनमें से कौन से सबसे पहले गिरेगा, ठीक है, कौन से इनमें से सबसे पहले गिरेगा, देखते हैं, हाँ, कौन से इनमें से सबसे पहले गिरेगा। सो विच पीस फॉल्स फर्स्ट, इनमें से कौन सा पीस सबसे पहले गिरेगा। डू यू थिंक that the heat is transferred from and nearest to the flame to the land। अब आपको क्या ऐसा भी लगता है कि जो हीट होती है वो सबसे पहले वहां से ट्रांसफर होती है, मतलब मान लीजिए अब आपके फ्लेम के पास जो सबसे पास वाला एरिया है उससे ट्रांसफर होगी कोल्डर एंड पे, कहाँ पे, कोल्ड एंड पे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए, ये है आपकी, ये है आपका जो आपने बनाया। अब यहाँ पे आपने अपनी कैंडल लगाई, अब आप देखेंगे ये आपका सबसे पास वाला हिस्सा है, इस रॉड का, कैंडल और फ्लेम का सबसे पास वाला हिस्सा है। आप देखेंगे सबसे पहले ये वाला से गर्म होगा, धीरे धीरे करके ये वाला गर्म होगा, धीरे धीरे, फिर ये वाला, धीरे धीरे, फिर ये वाला। तो सबसे पहले ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी। तो हुआ क्या, यहाँ पे इसने कहा है कि जो हमारी हीट होती है वो सबसे पहले फ्लेम के सबसे पास वाले हिस्से से ट्रांसफर होना शुरू होती है। इसका मतलब क्या है, सबसे पास वाला हिस्सा ही है, तो इसका मतलब सबसे पहले हीट ये इसी से पहुंचेगी, फिर धीरे करके यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे आएगी, ठीक है। चलिए, the process by which heat is transferred from hotter end to the cooler and colder end of an object is known as conduction। अब जिस प्रोसेस में हमारी हीट होती है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक पहुंचती है, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। इसमें ये हमारा हॉटर एंड था और ये हमारा कूलर था, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे पहुंची हीट हमारी, फिर यहाँ पे पहुंची, और कूलर एंड कोल्डर एंड को भी हॉट बना दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, व्हाट इज कंडक्शन। चलिए, इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब ज्यादातर जो हम सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, लिक्विड नहीं, गैसियस नहीं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ये ज्यादातर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो इसी कंडक्शन की प्रोसेस की मदद से होती है। किसके प्रोसेस में, कंडक्शन वाली प्रोसेस है, ठीक है। तो डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट इजीली। अब आपको क्या लगता है कि सभी सब्सटेंसेस जो है, सभी चीजें हीट को आराम से कंडक्ट करती हैं, तो नहीं, ठीक है। यू मस्ट हैव अब ऑब्जर्व दैट ए मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्राइंग पैन वगैरह होता है, इन पे क्या होता है, इन पे आपका मेटेलिक जो पैन होता है, आपका जो लोहे स्टील से बने पैन होते हैं, इनके जो हैंडल होते हैं वो या तो प्लास्टिक के होते हैं या फिर वुडन के होते हैं। तो वो ऐसे क्यों होते हैं, प्लास्टिक और उसका हम स्टील का भी तो बना सकते थे, लेकिन स्टील का बनाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा, तो उससे हमारा हाथ जल जाएगा। तो कैन यू लिफ्ट ए लॉट हॉट पैन व्हाइल होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। अगर आपको क्या उसे इतने हॉट पैन को वो एक जगह से दूसरी पर ट्रांसफर कर सकते हैं हम अपने उस हैंडल को पकड़े हुए अपने हाथों से, बिना चोट खाए, बिना या फिर जले, अपना हाथ बिना जलाए, क्या आप कर सकते हैं।
तो एक्टिविटी 4.7 हमें यही बताती है। चलिए पढ़ते हैं। हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा वाटर हीट करना है स्मॉल पैन या फिर बीकर में, आप उसको हॉट कर लीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, मतलब कुछ चीजें कलेक्ट करनी है, जैसे कि आपको स्टील की स्पून कलेक्ट कर लीजिए, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। ठीक है, तो डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। अब आपको ये जितनी भी चीजें हैं, अब जितनी भी चीजें से नोट किया, अब आपको उनका एक एक एंड, एक एक हिस्सा वाटर हॉट वाटर में डालना है। ठीक है, वेट फॉर ए फ्यू मिनट। अब आपको कुछ देर के लिए रुकना है। टच द अदर एंड, एंट्री ऑब्जर्वेशन। अब कुछ मिनट्स बाद, या आपने 5-6 मिनट बाद, 6-7 मिनट बाद देखेंगे, तब आपको जो ये जो देखिए आपने इस तरीके से पेंसिल वगैरह डाली, अब ये जो आपका ये वाला हिस्सा बाहर निकल रहा है, अब आपको इसे छू के देखना है। ठीक है, एक साइड तो बाहर थी आपकी, अब आपको इसे छू के देखना है। टच द अदर एंड, एंट्री ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3। फिर आपको जो अपनी ऑब्जर्वेशन आपने देखी, आपको उसे टेबल 4.3 में नोट कर देना है। ठीक है, the materials which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat। तो अब आपने देखा कुछ, जैसे कि आपका ये जो स्टील था, ये तो ठंडा का ठंडा ही है, लेकिन आपने देखा जैसे ये स्टील की स्पून थी, तो ये बहुत गर्म हो गई। आपने पेंसिल देखा, तो पेंसिल तो ठंडी की ठंडी ही है। ठीक है, लेकिन आपने वहीं क्या देखा, आपने वहीं पे डिवाइडर देखा, ये डिवाइडर देखा, तो डिवाइडर भी आपको गर्म मिलेगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब वो अच्छी से अच्छी हीट को ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन ये रही आपके पास, ये भी आपको नोट कर लेनी है। The material which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat। ऐसे मटेरियल जो बड़े आराम से, मतलब बहुत प्यार से हीट को ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं, हम उन्हें कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। ये आपके एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर इनके एग्जांपल हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट के। ठीक है, ये भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। The materials which do not allow heat to pass through them easily are called poor conductors of heat, such as plastic and wood। ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर, जो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, और हीट को फ्रीली ट्रांसफर नहीं होने देते, हीट अच्छे से ट्रांसफर नहीं होती है, फिर ट्रांसफर हो ही नहीं पाती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। ऐसे हम ऐसे पुअर कंडक्टर्स को, मतलब पुअर सब्सटेंस को जो आपकी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, हम उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन ये जो वाटर और एयर है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीस सब्सटेंसेस। लेकिन अब वाटर एयर में किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, क्योंकि ये तो पुअर कंडक्टर है। अब वाटर में आप मान लीजिए कुछ गर्म गर्म डालें, तो कैसे उसकी हीट ट्रांसफर होगी, तो अब यही हम जानते हैं। लेट अस फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी 4.8 में। टेक ए राउंड बॉटम फ्लैस्क। अब आपको क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लैस्क खरीदनी है। इफ फ्लैस्क इज नॉट अवेलेबल, ये बीकर कैन यूज। अगर आपके पास फ्लैस्क अवेलेबल नहीं है, तो आप बीकर भी यूज कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर। अब आपको उसे क्या करना है, जो आपने बीकर या फ्लैस्क लिया, उसे 2/3 भर देना है पानी से। ठीक है, 2/3 अब आप उसे पानी से भर दीजिए। ठीक है, प्लेस इट ऑन इन ट्राइपॉड। अब आपको उसे ट्राइपॉड पर रखना है, और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लैक्स इन such a way that you can heat it by placing the candle below। या तो अब आप उसे क्या कीजिए, या तो आप उसे ट्राइपॉड पर रख दीजिए, और अगर आप ट्राइपॉड पर नहीं रख पा रहे, तो आप उसे इस तरीके से एक ऐसा अरेंजमेंट बनाइए जिसमें जो फ्लैस्क हो, ये इस तरीके से रखी हुई हो कि इसके ये मतलब ये इस तरीके से गर्म हो रही हो, इसके नीचे कैंडल रखी हुई हो। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर इमेज भी दी है, आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी होगी फ्लैस्क, और इसके नीचे आपने एक प्लेट रखी हो, प्लेट के नीचे आपने फ्लेम लगा दिया। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वेट इन द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। अब आपको तब तक वेट करना होगा
जब तक वो जो वाटर है फ्लैश में स्थिर है, मतलब एक जैसा ऐसे ही रुका हुआ है, ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा। जब आपने देखा हो जब वाटर बॉयल होना शुरू होता है तो उसमें झाग बन मतलब बबल्स बनते हैं ऊपर बहुत सारे, और वाटर मूव करने लग जाता है, ठीक है। Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw। अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, पोटेशियम का पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसे उसके पोटेशियम के परमैंगनेट को आपको उस फ्लास्क के नीचे डाल देना है एक स्ट्रॉ के मदद से। छोटी सी आप स्ट्रॉ लेंगे, आप उस स्ट्रॉ के अंदर डालेंगे और स्ट्रॉ की मदद से उसे उसमें डालेंगे, डायरेक्टली स्ट्रॉ की मदद से डालना। Now heat the water by placing a candle just below the crystal। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस वाटर को हीट करना है कैंडल की मदद से, जहाँ पे देखिए आपका क्रिस्टल कहाँ पे था, यहाँ पे इन्होंने क्रिस्टल डाल दिया, बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्टल है, और इसी के नीचे इन्होंने इसे गर्म कर रहे हैं, फ्लैस्क को गर्म कर रहे हैं। आप इस तरीके से अपनी फ्लैस्क को गर्म करना है, फ्लैस्क वाले वाटर को, ठीक है, ठीक है। चलिए, write observations in a notebook and also draw a picture of what you observe। अब आपको क्या करना है, आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में लिख देना है और पिक्चर भी बनानी है कि आपने क्या देखा, मतलब आप एक डायग्राम बना दीजिए कि आपने इस एक्टिविटी में क्या देखा। तो when water is heated, the water near the flame gets hot, flame gets hot, ठीक है। अब जब आप वाटर आपका गर्म होना शुरू हुआ तो जो वाटर आपका फ्लेम के पास था, जो वाटर आपका नीचे वाला हिस्से पर था, वो आपका यहाँ से गर्म होना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर जो आपका पोटेशियम परमांगनेट था, उसने कुछ इस तरीके से कलर से भी छोड़ दिए, ठीक है। चलिए, हॉट वाटर राइजेस। अब आप इस ये जो आपकी जो इसने कुछ छोड़े हैं ना, आप देखते होंगे ये आपको ऐसे कलर जैसे धुएं से दिखाई देंगे कुछ। अब आप इनकी मदद से देख पाएंगे, पहले आपको वाटर यहाँ पे गर्म हो रहा था, जब आपका पानी यहाँ पे ज्यादा गर्म हो गया, बॉइलिंग पॉइंट तक आने वाला था, तो आपका ये वाला जो पानी था ये ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। देखिए ये जो आपके ये है, ये आपके ऊपर की साइड पहुंच गए, ठीक है। hot water like this up. The cold water from the side down moves down towards the source of heat। और जो आपको यहाँ पे कोल्ड वाटर था, देखिए जब आप नीचे वाला भी आपका पानी गर्म हुआ था, नीचे वाला ऊपर पहुंच गया तो ऊपर वाला भी तो कहीं पानी जाएगा। तो जो आपको ऊपर वाला ठंडा पानी था, ऊपर वाला तो गर्म नहीं हुआ, जो आपका ऊपर वाला ठंडा पानी था वो साइड में से, देखिए अभी आपका बीच में से वाला पानी ऊपर आया, और आपको जो ठंडा पानी था वो साइड में से वापस नीचे चला गया, ठीक है ना। और वापस अपनी सोर्स ऑफ हीट वाले पार्ट की तरफ चला गया, जहाँ पे वो गर्म होगा दोबारा, ठीक है। तो दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट एंड rises, uh, and water from the side moves down। This process continues till whole the water gets heated। The mode of heat transfer known as convection। अब क्या होगा, ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी, ठंडा पानी अब नीचे आ गया, अब फिर ये वाला ठंडा पानी गर्म होगा, ये बीच में से ऊपर चला जाएगा, फिर साइड में से ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर गर्म पानी ऊपर चला जाएगा। ये प्रोसेस होती रहेगी जब तक आपका जो पानी है पूरी तरीके से गर्म नहीं हो जाता। तो जब इस तरीके से कुछ वो जब इस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, जब हीट तरीके से हीट पूरी जगह पर ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। तो ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर। लेकिन हीट एयर में कैसे ट्रेवल करती है, इन विच डायरेक्शन डज स्मोक गो। ये जो स्मोक होता है, धुआं उड़ता है, ये किस डायरेक्शन में जाता है, सो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड लाइट। तो जब किसी हीट सोर्स के पास आती है, ठीक है, हीट वाली जगह के पास आती है, तो वो हॉट होती है, गर्म होती है, और ऊपर की साइड राइज होती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स टू टेक इट्स प्लेस। फिर दोबारा से उसकी साइड की, जैसे भी आपने इसमें पढ़ा था, आपकी जो एयर है पहले ऊपर चली जाएगी जो गर्म होगी। जैसे आपने मान लीजिए आपने कहीं फायर जला रखी है, मान लीजिए आपकी फायर थी, आपको वाटर नहीं था, तो यहाँ पे जब आपकी फायर, ये वाला जो फायर है, पहले आपकी जो हीट होगी पहले वो उसके ऊपर आएगी, फिर वो गर्म होगी तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी, फिर वो उड़ के आगे चली ऊपर चली जाएगी। तो जो ऊपर से वो हल्की एयर होगी, भारी एयर होगी, ठंडी एयर जो होगी, भारी एयर, वो क्या करेगी, वो नीचे आ जाएगी और उसकी जगह ले लेगी, फिर वो गर्म होगी, गर्म होने की वजह से वो हल्की हो जाएगी,
और फिर वो भी ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस एयर के लिए भी चलती रहती है। ठीक है, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इसी तरीके से एयर भी गर्म होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दैट आइडिया। अब आपको ये एक्टिविटी 4.9 दी है, ये एक्टिविटी आपको इस आइडिया को कंफर्म करती है। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 4.9 अब हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4.9 क्या कहती है? सो लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ योर फ्लेम। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक कैंडल जलानी है। ठीक है, अब आपको जो उसका एक अपना जो आपको एक हाथ रखना है, एक तो वो फ्लेम के ऊपर रख देना है। ठीक है, और एक जो आपका हाथ है वो आपको फ्लेम की साइड में रखना है। इफ नॉट डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? लेकिन क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो हैंड्स जो आपके हाथ हैं वो इक्वल गर्म लग रहे हैं आपको? अब जब आप इसे फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो आपका जो ऊपर वाला हाथ था, जो आपका कैंडल के ऊपर था हाथ, वो आपका ज्यादा गर्म फील करेगा, और जो कैंडल के साइड में आपने हाथ रख रखा था वो आपको थोड़ा ठंडा लगेगा। ठीक है, इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर? अगर आपको इक्वली फील नहीं हुआ तो आपको कौन सा हाथ ज्यादा गर्म लगा एंड वाई, और क्यों गर्म लगा? ठीक है, जब आपको यहाँ तक आया तो आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गर्म लगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट a safe distance from the flame so that they do not get burned। और लेकिन आपको ये भी केयरफुल रहना है कि जब आप फ्लेम के ऊपर हाथ रखें तो उसे सेफ डिस्टेंस पर रखें कि आपका हाथ नहीं जल जाए। ठीक है, चलिए, so notice that towards the top the air gets heated by convection। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी जो ऊपर वाली कैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से गर्म हो रहा है। ठीक है, किसके प्रोसेस से गर्म हो रहा है? कन्वेक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, सो अब जब आपने ऊपर हाथ रखा तो आपको जो ऊपर वाला हाथ तो गर्म फील हुआ, क्योंकि अभी आपने यही पढ़ा था कि जो गर्म वाली हीट होती है वो ऊपर ट्रांसफर होती रहती है, और साइड वाली हीट जो होती है मतलब जो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा आपके ऊपर से नीचे आती रहती है साइड में से। तो आपका जो साइड वाला ये जो हाथ था, यहाँ से तो ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, और जो लेकिन गर्म हवा है वो बिल्कुल कैंडल के ऊपर वाले से जा रही है। तो देयरफॉर द हैंड above the flame feels hot। इसलिए जो आपका ऊपर वाला हिस्सा था तो के फ्लेम के वो गर्म फील कर रहा था। ठीक है, on the sides however there is no convection and there does not feel as hot as it on the top। ठीक है, लेकिन जो आपका जो साइड वाला हिस्सा था, आपका जो कैंडल के साइड वाला हिस्सा था, वहां पे कोई कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही थी, जिससे क्या हुआ, वहां पे कोई हीट ज्यादा नहीं हुई, और वहां पे आपको उतना गर्म नहीं लगा जितना आपको टॉप पर गर्म लग रहा था। ठीक है, चलिए, the people living in the coastal areas experience an interesting phenomena। ठीक है, अब जो पीपल जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन्हें वो बहुत अच्छा फेनोमेना देखते हैं, इंटरेस्टिंग फेनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। अब क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, डे में क्या होता है, दिन में क्या होता है, जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है लैंड पे वाटर से, और जो वाटर होता है वो ठंडा रहता है। ठीक है, सो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस। अब इस चक्कर में क्या होता है, जो लैंड के ऊपर एयर होती है वो गर्म हो जाती है बहुत, और राइजेस अप होती है। मतलब जब अभी आपने पढ़ा था कि जो गर्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो ऊपर की साइड जब वो गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, जब डेंसिटी लो हो जाती है तो उड़ने लग जाती है। ठीक है, तो ऊपर मतलब ऊपर की साइड जाने लग जाती है। जब वो ऊपर की साइड जाने लग जाती है तो वो रात में क्या होता है, वो जो एयर थी गर्म एयर वो आपकी ओशियंस की तरफ जाती है। तो देखिए क्या लिखा है, सो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इनटू लैंड टू टेक इट्स प्लेस। ठीक है, अब जब आपकी जो गर्म हवा है वो तो ऊपर की साइड चली गई, और जो आपका जो सी के ऊपर हवा थी वो तो दिन में ठंडी थी, मतलब वो तो दिन में ठंडी थी। ठीक है, बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन आपकी लैंड वाली बहुत गर्म थी, तो लैंड वाली तो आपके ऊपर चली गई। ठीक है, लैंड वाली जो आपकी हवा थी वो तो ऊपर चली गई, लेकिन जो आपकी कूलर एयर थी जो सीट है वो आपकी लैंड की जो यहाँ पे लैंड की गर्म हवा थी रात में वहीं पे आ जाती है, ताकि इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपने कन्वेक्शन के प्रोसेस में पढ़ा कि गर्म हवा तो ऊपर चली जाती है,
और साइड में से ठंडी हवा उसकी जगह पर बैठ जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, जो गर्म हवा होती है लैंड के ऊपर वो तो ऊपर कन्वेक्शन के प्रोसेस से चली जाती है, और उसके साइड में से जैसे ही साइड में से मतलब सी वाटर के ऊपर से, जो से ओशन के ऊपर से, कोस्टल वाले हिस्से के ऊपर से वो ठंडी ठंडी हवा उस एरिया में आ जाती है रात में। ठीक है, द warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle। और बाकी जो आपकी गर्म हवा होती है, जो मैंने आपको बोला हल्की होकर आगे बढ़ जाती है, तो वो आपकी सी में पहुंच जाती है, मतलब ओशन में पहुंच जाती है, ओशन के ऊपर वहां पे अपना प्लेस बना लेती है। ठीक है, जिससे उसकी साइकिल कंप्लीट होती है। सो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड ए सी ब्रेज। ठीक है, इसलिए हम इस एयर को क्या कहते हैं, जब जब हमारी एयर सी से आती है, जब सी से वो ठंडी हवा आपके लैंड तक आती है, उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। To receive the cooler sea breeze, the windows of houses in coastal areas are made to face the sea। इसी वजह से ताकि कूलर सी ब्रीज हमारे लैंड पर हमारे घर में आ सके, उसी की वजह से जो विंडोज होती हैं हाउस की, जो घरों की विंडोज होती हैं कोस्टल एरियाज में, वो हमेशा समुद्र की तरफ देखती हुई बनाई जाती हैं। जहाँ पे समुद्र होता है उसी साइड वो बनाई जाती हैं। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली रिवर्स। लेकिन जब रात होती है, अभी तक आपने दिन में पढ़ा, मैं गलत बोल गया था, ये दिन वाली बात होती है। ठीक है, लेकिन जब नाइट होती है तो ऐसा बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। आपका जो पानी होता है वो और धीरे धीरे गर्म होता है, मतलब और धीरे धीरे ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स सी। इस वजह से क्या होता है, जो कूल एयर होती है वो तो हमारे लैंड की तरफ से ओशन की तरफ चली जाती है, और जो ओशन के ऊपर जो गर्म हवा होती है वो लो डेंसिटी होने की वजह से हमारे लैंड की तरफ मूव कर दिए। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और जब ऐसा होता है, जब हमारी लैंड से ठंडी हवा ओशन की तरफ जाती है, तो हम उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। चलिए, ठीक है। हम्म, फिगर 4.11, फिगर 4.11 shows this phenomenon। आप ये फिगर 4.11 में भी देख सकते हैं, इसने ये फिनोमेना दिखाया है। ठीक है, दिन में आपकी कूल एयर समुद्र से लैंड को आ रही है, हॉट एयर ओशन में आ रही है, और रात में वही हॉट एयर आपकी लैंड में आ रही है, कूल एयर आपकी ओशन में जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। When we come out in the sun, we feel warm। जब हम सन के नीचे आते हैं तो हमें गर्मी लगती है। How does the heat from the sun reaches us? ठीक है, लेकिन अभी आपने एक चीज और नहीं पढ़ी। अभी जब हमारे सन इतनी सारी हीट छोड़ता है, वो हीट हम तक कैसे पहुंचती है, कन्वेक्शन के प्रोसेस से नहीं पहुंच सकती, ना ही कंडक्शन के प्रोसेस से पहुंच सकती। क्योंकि कंडक्शन के लिए कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट हो, मतलब कोई ना कोई मीडियम की मदद से ट्रांसफर होती है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने बहुत बड़ा कुछ सन की तरफ से वो लगा रखा है, जो मतलब आपने मान लीजिए मैं बहुत बड़ी स्टिक लगा रखी है जो सन तक पहुंच हुई है, तो धीरे करके हीट ट्रांसफर हो रही है, वहां से हम तक पहुंच रही है। ना ही कन्वेक्शन के प्रोसेस है, क्योंकि सन के आसपास कोई भी एयर वाटर वगैरह कुछ नहीं है। तो अब कैसे होता है, सो हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच, अब हम तक सन की हीट कैसे पहुंचती है। इफ it cannot reach us by conduction or convection, and there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। अब देखिए, वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से भी नहीं पहुंच सकती और ना ही कंडक्शन के प्रोसेस से पहुंच सकती, क्योंकि अब हमारी अर्थ और सन के बीच में बहुत बहुत ही कहीं कहीं एयर मिलेगी, जैसे कि हमारी अर्थ पर एयर मिलेगी। लेकिन अब जब कोई भी मीडियम नहीं है, जब आप अर्थ से बाहर पहुंच जाएंगे तो आपको कोई मीडियम नहीं मिलेगा जो सन की हीट को अर्थ तक ट्रांसफर करने में मदद करेगा। सो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से जिस तरीके से हीट जो ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। किस प्रोसेस ट्रांसफर होती है हीट सन से, रेडिएशन की प्रोसेस है। ठीक है, रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अभी रेडिएशन वाली प्रोसेस जो हीट ट्रांसफर होती है,
इसके ये कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं करते, मतलब आपको उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रखना पड़ेगा तभी ट्रांसफर होंगी। हीट इसमें ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रेडिएशन की मदद से ट्रांसफर होती है। इट कैन टेक प्लेस इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये कभी भी कभी भी वो कर सकती है, मतलब कभी भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाली हीट को ट्रांसफर मोड का, जब जब कोई भी मीडियम प्रेजेंट हो या नहीं हो, उसका कोई मतलब नहीं है इस वाले उसको। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. जब हम एक रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हम इसी प्रोसेस से हीट पाते हैं, क्योंकि वो जो रूम हीटर होता है वो भी सेम प्रोसेस से ही गर्म हो रहा होता है, मतलब सेम प्रोसेस से ही रूम को गर्म कर रहा होता है। A hot utensil kept away from the flame it cools down as it transfer heat to the surroundings via radiation। और कोई बहुत गर्म यूटेंसिल, कोई बहुत गर्म बर्तन जब आपका अलग दूर रखा होता है फ्लेम से तो वो ठंडा होता है। किस प्रोसेस है? इसी प्रोसेस है, जब वो उसकी और हीट को अपनी ट्रांसफर करता है अपनी सराउंडिंग्स में, रेडिएशन की प्रोसेस है, ठीक है। और आपने आपको चाय का एग्जांपल भी मैं देता हूँ। आप देखते हैं जब आपकी गरम गरम चाय होती है तो उसमें धीरे धीरे किस तरीके से धुआं निकलता है, तो चाय भी आपकी रेडिएशन के प्रोसेस से ही ठंडी होती है, ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, ये जितनी भी गर्म बॉडीज होती हैं, जितनी भी गर्म गर्म चीजें होती हैं वो सभी ही हीट को रेडिएट करती हैं, ठीक है। क्या रेडिएट करती हैं? हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन द हीट फॉल्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हीट एक ही अपने ही ऊपर सम मतलब व्हेन हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब हीट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, तो उसका जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ए पार्ट इज ऑब्जर्व एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। अब जैसे आपने जब कहीं से हीट किसी जगह पे गिरेगी तो क्या होगा, जो आधा हीट होगी, मतलब जो थोड़ा सा पार्ट होगा हीट का, वो तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर लेगा, और जो थोड़ा सा पार्ट होगा वो उसे ट्रांसमिट कर जाएगा, मतलब वो वापस कहीं उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, वो हीट कहीं और चली जाएगी, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द हीट, लेकिन हीट का जो वो पार्ट ऑब्जर्व करेगा उसी के वजह से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? लेकिन आपसे ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप एक अम्ब्रेला लेके जाइए जब आप सन में जाते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक 4.5, क्लो काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब हम पढ़ेंगे कि हम किस टाइप के क्लोथ समर और विंटर में पहनते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपके चैप्टर के शुरू में, जब मैंने आपके लिए पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हम गर्मियों में क्यों लाइट कलर क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं और ठंड में क्यों डार्क कलर क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो इसी का आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। यू नो दैट्स इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ and winter are we usually wear dark colored clothes. Why it is so? Let us find out. अब आप लोग सोचेंगे कि आप समर में आप लाइट कलर क्लोथ क्यों पहनना पसंद करते हैं। आप वाइट, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू जैसे कलर आपको समर में क्यों पसंद आते हैं, और विंटर्स में आपका मन करता है कि डार्क कलर क्लोथ लीजिए, आप ब्लैक पहनना पसंद करते हैं, पर्पल, डार्क पर्पल सा, और आप कई ऐसे डार्क ग्रीन इस टाइप के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं विंटर्स में, है ना। तो एक्टिविटी 4.10 अब हमें बताएगी कि ऐसा हम क्यों करते हैं। एक्टिविटी 4.10, सो टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। अब आपको क्या करना है, दो आइडेंटिकल टिन कैंस लेने हैं, ठीक है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट। अब आपको क्या करना है, एक जो कैन देखिए आपके ये कैन से ही दो, अब आपको एक कैन का सरफेस तो काला पेंट कर देना है और दूसरे का व्हाइट, ठीक है। Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। अब आपको क्या करना है, दोनों ही दोनों ही बर्तनों में, दोनों ही यूटेंसिल्स में अब आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है और उन्हें 1 घंटे के लिए मिड डे सन, जब आपका बिल्कुल खोल रहा होता है सन, जब आपका डे बिल्कुल खोल रहा होता है तब आपको उसे 1 घंटे के लिए बाहर रख देना है सन पर, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, ठीक है। मीजर टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द गैस। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक थर्मामीटर से टेम्परेचर नापना है उन दोनों ही कैंस का। डू यू फाउंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? अब आपको क्या कोई डिफरेंस मिला इन दोनों की टेम्परेचर में, ठीक है। सो in which can is in which can
is the water warmer? कौन से कैन में वाटर ज्यादा गर्म था? You can feel the difference by even touching the water in the two cans. आप डिफरेंस को डायरेक्ट भी देख पाएंगे जब आप इन दोनों कैंस को छू के देखेंगे। अब आप क्या नोटिस करेंगे? आप नोटिस करेंगे ये जो आपका ब्लैक पेंटेड कैन था, ये इसका वाटर आपको ज्यादा गर्म मिलेगा, और इस लाइट पेंटेड कैन का क्या मिलेगा? आपको थोड़ा ठंडा मिलेगा। इससे क्या होगा? क्यों हुआ ऐसा? तो हम इस एक्टिविटी 4.11 से जान लेंगे, ठीक है। पहले हम इस केस स्टडी को पढ़ेंगे जो आपको छोटी सी यहाँ पे दी है। We often use electricity and fuels like coal and wood to keep our house cool or warm. हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, हम फ्यूल्स का यूज करते हैं, कोल्स जैसे कि वुड्स हो गए, हम इन सब का यूज करते हैं जिससे हमारे घर को कूल या फिर गर्म रखने का, अंदर ठंडा या फिर गर्म रखने के लिए। Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? क्या ऐसी कोई बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है जिसमें बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा फर्क ना पड़े कि बाहर कितना गर्म हो कितना ठंडा है? So this can be done by constructing outer walls of buildings so they have trapped layers of air, trapped layers of air. अब आप क्या कर सकते हैं? आप उसे कर सकते हैं, आप इस तरीके से बाहर वाली वॉल होती है ना आपकी, जो आपकी आउटर वॉल होती है बिल्डिंग की, आप उसे इस तरीके से बनवा सकते हैं कि उसके अंदर एयर ट्रैप हो, एयर की ट्रैप लेयर हो। One way of doing this is to use hollow bricks। अंदर से वो खोखली ब्रिक्स होती हैं या फिर मतलब गोल ब्रिक्स होती है। हॉलो मतलब गोल ब्रिक्स आप लगा सकते हैं जो आजकल यूज की जा रही है इस काम के लिए, हॉलो ब्रिक्स, ठीक है। आप इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हमारे पास एक्टिविटी 4.11। सो एक्टिविटी 4.11 क्या कहती है, 4.11 क्या कहती है? फिल द टू कैन्स यूज्ड इन फिगर 4.10। अब आपको दो कैन्स को दोबारा फिल कर देना है जहाँ पे फिगर 4.10 में देखते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उन दोनों कैन्स में। जैसे क्या मान लीजिए आपने 60 डिग्री सेल्सियस को दोनों को पानी भर दिया, ठीक है। लीव द कैन्स इन ए रूम और इन ए शेड। ठीक है, अब आपको उन दोनों कैन्स को या तो रूम में रख देना है या फिर एक शेड जैसे इलाके में रख देना है, शेड जैसे एरिया में रख देना है, ठीक है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स। अब आपको क्या करना है? द टेम्परेचर नोट करना है उस वाटर का 10 से 15 मिनट का, ठीक है। 10 से 15 मिनट बाद आपको उन दोनों कैन्स का टेम्परेचर नोट कर लेना है। Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? अब जो आपका टेम्परेचर है वाटर का, क्या वो दोनों ही कैन में सेम अमाउंट से गिर गया? मतलब कम हुआ जो कम हुआ, या फिर वो के दोनों ही कंटेनर से सेम अमाउंट से वो हुआ? So do these activities suggest to you that why it is more comfortable to wear white or light color clothes in the winter? तब आप इन द समर एंड द डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। तब आप जब इन एक्टिविटी को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डार्क कलर क्लोथ्स हम विंटर में क्यों पहनना पसंद करते हैं और लाइट कलर क्लोथ्स समर में क्यों पहनना पसंद करते हैं। तो डार्क सरफेसेस ऑब्जर्व्स मोर हीट। अब क्या होता है, तो डार्क और सरफेसेस होते हैं वो ज्यादा हीट ट्रैप करते हैं, मतलब ज्यादा हीट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। इससे जब विंटर चल रही होती है तो हमें डार्क कलर क्लोथ्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि हीट को ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, मतलब ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब आपने ये ब्लैक कलर वाला कंटेनर लिया था तो इसका टेम्परेचर आपको ज्यादा मिला था इस लाइट कलर वाले टेम्परेचर से, मतलब इस लाइट कलर वाले कंटेनर वाले वाटर से, ठीक है। तो लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं? लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम and therefore we feel more comfortable wearing them in summer। जो लाइट कलर क्लोथ होते हैं वो अपनी जितनी हीट हो सकती है वो उस हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उल्टा भेज देते हैं, ठीक है, जो उनके ऊपर फॉल करती है। इसलिए हम वो लाइट कलर क्लोथ ज्यादा पहनना पसंद करते हैं समर में। इसलिए जो आपको ये जो आपने व्हाइट वाला कंटेनर लिया था, व्हाइट वाले ये जो आपने कंटेनर लिया था, इससे आपको आपको इतनी वो नहीं फील हुई, इसलिए आपका टेम्परेचर इसमें इतना नहीं गिरा, ठीक है। ठीक है, मतलब इसका जो टेम्परेचर था वो आपका वहीं पर वहीं रहा, वो आपका ज्यादा चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो ये तो था आपका, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्योंकि ये जो आपको व्हाइट लाइट कलर वाला कंटेनर था इसने आधी से ज्यादा हीट वापस रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास
वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। लेकिन अब आप के दिमाग में बात होगी कि वुलन क्लोथ्स हमें विंटर में क्यों गर्म रखते हैं, ठीक है। सो इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। वूल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अब हम विंटर्स में वुलन क्लोथ्स का यूज करते हैं। अब वूल क्या है? वूल एक पुअर कंडक्टर है हीट का। वूल क्या है? एक पुअर कंडक्टर है हीट का। क्या है? वूल एक पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. अब क्या होता है? जो एयर जो होती है वो इन वूल फाइबर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है। क्या होता है? जो आपकी एयर थी वो वूल फाइबर्स के अंदर ट्रैप हो जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। ठीक है। अब जो क्या होता है, जो हमारे आसपास एयर प्रिवेंट हो, मतलब जो इसके अंदर जो एयर ट्रैप हो जाती है, अभी आपने पढ़ा कि इसके अंदर एयर वूल फाइबर्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। अभी जो एयर ट्रैप हो जाती है, ये हीट का जो फ्लो होता है हमारी बॉडी से, हमारी कोर सराउंडिंग से उसे रोकती है। सो वी फील वार्म। अब हमारी जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, वो रेगुलर वो हीट जनरेट करती रहती है। अब क्या होगा, जब हम वूलन क्लोथ्स पहनेंगे तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट निकलेगी वो उस वूलन क्लोथ्स के अंदर जो एयर ट्रैप होगी वो उसके वजह से बाहर नहीं जा पाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी गर्म रहेगी। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? अब आप से मान लीजिए आपको दो चॉइस दी थी कि या तो आप एक थिक ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं या फिर आप दो पतले पतले ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं एक साथ। तो आप क्या चूज करेंगे? तो ये आपको होमवर्क है, आप खुद बताएंगे कि आप क्या चूज करेंगे। चलिए बता ही देता हूँ मैं। तो देखिए, आपके जो थिन ब्लैंकेट्स होंगे वो आपको क्या करेंगे, आपको जो थिक ब्लैंकेट होगा वो आपका ज्यादा मोटा होगा और जो टू थिन ब्लैंकेट होंगे वो एक साथ जुड़े होंगे, ठीक है। ओके, चलिए ये आपका होमवर्क है। ये रिमेंबर दैट देयर वुड बी a layer of air in between the blankets। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उन दोनों के बीच में एक लेयर होगी, जो दो ब्लैंकेट्स होंगे उन दोनों के बीच में एयर ट्रैप्ड होगी दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर आपका टू थिन ब्लैंकेट्स है, क्योंकि अब आप क्या होगा, जब आप दो पतले पतले ब्लैंकेट्स यूज करेंगे तो उनके बीच में डबल एयर ट्रैप होगी। तो उससे आपकी जो हीट होगी वो ज्यादा अच्छे से ट्रैप होगी और आपका जो बॉडी है वो आपकी ज्यादा गर्म रहेगी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर, तो ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसी ही हमारी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन और प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस